हमारी कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन आईपीएल का आइडिया पहली बार इंडियन क्रिकेट में लाया गया। 2007 में नहीं बल्कि 1995 में। नया नया खुला इंडियन मार्केट और उसमें जल्दी से उभर रही टेलीविजन इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए दिल्ली के शुगर किंग गुज्जरमल मोदी के पोते ललित मुंबई आता है। और आते ही कुछ ही सालों में डिज्नी, फैशन टीवी और ESPN जैसे बड़े बड़े नामों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन कर लेता है। और इससे मिले कनेक्शंस के जोर पर वो फिर IMG नाम की एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक नई क्रिकेट टूर्नामेंट का प्लान बनाता है। नाम इंडियन क्रिकेट लीग, एक सिटी बेस्ड ODI टूर्नामेंट जिसमें बिजनेसमैन खुद की टीम खरीदेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। पर प्रपोजल सुनने पर BCCI के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया ने इसे झट से ठुकरा दिया। इस बात को 20 साल भी नहीं हुए थे जब कैरी पैकर ने ऐसा ही कुछ करके ICC और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड दोनों को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया था। इसलिए सिर्फ स्टेट एसोसिएशन ही BCCI को ऐसे प्रपोजल सबमिट कर सकता है। ये पुराना सा रूल इस्तेमाल कर दालमिया ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। पर इस बात पर ललित ने हार नहीं मानी। उनकी टीम ने झट से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माधवराव सिंधिया को कांटेक्ट किया और उनके थ्रू ये प्रपोजल डलवाना चाहा। सिंधिया जी ने उनके ओर से न केवल इस प्रपोजल को सपोर्ट किया बल्कि कुछ पोटेंशियल ओनर्स भी लाके खड़े कर दिए। उस पर द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद को मिलकर एक प्रोविजनल डील भी साइन कर ली गई। पर फिर एक बार जैसे ये प्रपोजल BCCI के पास पहुंचा, वहां से जवाब आया, फॉरेन प्लेयर्स भारत में खिलाए ही नहीं जा सकते। एक ही झटके में इस टूर्नामेंट का मेन अट्रैक्शन निकाल देते हुए ललित की 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिलाते हुए इस पूरे तामझाम ने ललित को एक बात सिखा दी थी। भारत में अगर क्रिकेट के बारे में कुछ भी करना हो तो पहले BCCI में जाना जरूरी था, उसको अपने कंट्रोल में लाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने ठान ली कुछ भी करके जल्द से जल्द BCCI के मैनेजमेंट कमेटी तक पहुंचने की। अगले 10 सालों में वो हिमाचल बोर्ड से लेकर राजस्थान बोर्ड तक पहुंचे। वहां अपने बचपन के दोस्त वसुंधरा सिंधिया के साथ मिलकर राजस्थान बोर्ड के प्रेसिडेंट बने। और जिस मूवमेंट दालमिया की प्रेसिडेंसी खतरे में दिखी, उन्होंने अगले ही साल सारे अपोजिशन को एकजुट करके उन्हें प्रेसिडेंसी से हटा दिया। 10 साल पहले जिसने ललित के प्रपोजल को ठुकराया था, ललित ने जवाब में उन्हें अपने गद्दी से निकलवा दिया और इसके इनाम में उन्हें BCCI के वाइस प्रेसिडेंसी के साथ साथ मार्केटिंग कमेटी का भी हेड बना दिया। जिस पोजीशन पर बैठकर ललित ने इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को $612 मिलियन के लिए बेचा। 2 सालों के अंदर ही अंदर ललित एक गुमनाम स्टेट प्रेसिडेंसी से उठकर BCCI का दूसरा सबसे जाना माना नाम बन गए थे। पर उन्हें तब भी ये पता नहीं था कि उनका ये एक एक्शन कुछ ऐसे घटनाओं को जन्म देने वाला था, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने वाला था जो आगे जाकर रातों रात इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। और इस सब की शुरुआत उस $612 मिलियन वाली ब्रॉडकास्टिंग डील में हारने वाली एक कंपनी से होती है। ये कंपनी पिछले 6 सालों से नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट राइट्स हासिल करने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार सबसे ज्यादा बेट करने के बावजूद उन्हें कोई ना कोई रीजन देकर मना कर दिया जाता। तो इस बार जब उनका $530 मिलियन का बिड भी नाकाम हुआ, तब उस कंपनी ने जी ने एक निर्णय लिया। उनके मुताबिक ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाली बकवास अब हद के बाहर जाने लगी है। मार्केट रिसर्च के अनुसार उनका खुद का बिड प्रॉफिट मार्जिन के कगार पर था और इसके बावजूद लोग उनसे 100 मिलियन ज्यादा का बिड कर रहे थे। इसका कोई बिजनेस सेंस बनता ही नहीं था। तो अगर हम उस पॉइंट पे आ ही गए जहाँ पर राइट्स मिलने पर भी नुकसान ही होना है, तो क्यों ना 600-700 मिलियन डालने के बजाय सिर्फ $100 मिलियन डाल के एक रिस्क उठाया जाए। रिस्क खुद का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने का। अब ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। जिस क्षण उन्होंने ऐसा कुछ भी किया, उन्होंने BCCI के खिलाफ जंग छेड़ देनी थी। इसलिए तभी के लिए उस आइडिया पर बैठकर उन्होंने एक लास्ट बार वर्ल्ड कप राइट्स खरीदने की कोशिश की। पर वहां पर एक बार फिर उनके $800 मिलियन के बिड को ESPN के $1.1 बिलियन के बिड ने हरा दिया। और इससे जी के मालिक सुभाष चंद्रा ने तय कर लिया, जंग करनी पड़े तो करनी पड़े, अगर हारना ही है तो क्यों ना लड़कर हारा जाए। तो बस उस ICC टेंडर के 4 महीनों के अंदर भारत के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में आउट होते ही उन्होंने अपने प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा कर दी, इंडियन क्रिकेट लीग। एक्जैक्टली वही नाम जो 10 साल पहले ललित अपने टूर्नामेंट पे यूज करना चाहते थे। इस ऐलान ने पूरे मीडिया में तहलका मचा के रख दिया। ऐसा कुछ भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में देखा ही नहीं गया था। इसलिए हर कोई अब पॉपकॉर्न लेकर BCCI के अगले मूव की राह देख रहा था। अब जो कोई भी BCCI का रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आता, उसे एक और लोगों की गालियां सुननी पड़ती और दूसरी ओर BCCI का प्रेशर। बेसिकली बलि का बकरा, जो एंड में बना कौन? वही मार्केटिंग के हेड ललित मोदी। और आते ही पब्लिक और ICL के साथ सेंसिटिवली डील करने के बजाय ललित फुल ऑन अटैक पर चले गए। जो कोई भी ICL को ज्वाइन करेगा वो इंडियन डोमेस्टिक टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया जाएगा।
जिसके बाद आईसीसी को आईसीएल के खिलाफ बयान देने पर मजबूर किया गया। जिन कंपनीज ने आईसीएल प्लेयर्स को सपोर्ट जॉब दे रखे थे उनको उन्हें निकालने के लिए कहा गया। डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ाने के वादे दिए गए। पर ये सब करते वक्त ललित और शरद पवार को एक बात साफ पता थी, वो फिलहाल सिर्फ अपनी हार टाल रहे हैं। एक और उन सस्पेंशंस के खिलाफ जी ऑलरेडी कोर्ट जा पहुंची थी और इनिशियल रूलिंग से साफ पता चल गया था कि आज नहीं तो कल उनके बैन्स हट ही जाएंगे। प्लस वो कितना भी सैलरीज क्यों ना इंक्रीज कर दे, हर डोमेस्टिक प्लेयर को जी के कंपैरेटिव सैलरी देना नामुमकिन था। इक्वली नामुमकिन था हर प्लेयर को टीवी का स्पॉटलाइट दे पाना। तो बेसिकली इस जंग को जी के टर्म्स पर जीतना नामुमकिन था। अगर कोई उम्मीद थी तो वो थी युद्ध का मैदान बदल कर, और नसीब से इसकी नींव पहले से ही रखी हुई थी। गए फरवरी में शरद पवार ने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलने की ख्वाहिश जताई थी, जिस पर कई नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने प्रपोजल सबमिट किए थे, जिनमें से एक थी IMG, वही कंपनी जिसने 10 साल पहले ललित के उस टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग की थी। और जुलाई आते आते एक नए अप्रोच की जरूरत मालूम पड़ने पर ललित लंदन पहुंचे, जहां विंबलडन के साइडलाइंस पर उन्होंने IMG के मैनेजमेंट से एक मीटिंग की। इसके 2 दिनों के अंदर IMG ने अपना प्रपोजल सबमिट किया, जिस पर ललित ने 1 महीने तक काम किया और 7 सितंबर को ललित ने यह प्लान शरद पवार के सामने रखा। और पवार, जो कि पूरा टाइम अपनी मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज निभाते हुए हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन BCCI का काम करते थे, उन्होंने इस सब की जिम्मेदारी सीधा ललित को सौंप दी। और ललित ने इसके जवाब में उस मीटिंग के 7 दिनों के अंदर दादा द्रविड़ और सचिन समेत ICC, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन बोर्ड्स के हेड को बुलाकर एक अनवेलिंग सेरेमनी भी रख दी, जहां फिर उन्होंने IPL का कोई भी ढंग का प्लान न होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी की भी घोषणा कर दी। फंडिंग के नाम पे 1 रुपया न होने के बावजूद ICL के प्राइस स्पॉट से 3 गुना ज्यादा प्राइस स्पॉट भी डिक्लेयर कर दिया गया। और इस सब को प्रेस वालों का सिर्फ एक ही सवाल था, ये टूर्नामेंट देखने कौन वाला है? क्योंकि भारतीय आवाम की आंखों में उस वक्त T20 क्रिकेट नहीं था, बस एक बचकाना सा मजाक था जो 1-2 साल के लिए मेहमान बनकर आया था और जाने वाला था। इसलिए तो T20 को शुरू होकर 2 साल होने के बावजूद इंडियन टीम ने सिर्फ 1 T20 खेला था। फैंस तो फैंस, प्लेयर्स भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वरना हमारे ये 3 सुपरस्टार्स दिल्ली में थोड़ी बैठे होते, उस वक्त साउथ अफ्रीका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में खुद को प्रूव कर रहे होते। तो ऐसा फॉर्मेट जो ना प्लेयर्स देखना चाहते हैं ना फैंस, जिसमें ना इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है ना ब्रॉडकास्टर्स को, उसमें BCCI अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? अगर इतना ही टाइम है तो जरा डोमेस्टिक सिस्टम को सुधार लो, ताकि इस ODI वर्ल्ड कप वाली बेइज्जती फिर कभी ना हो। तो उस दिन उस सेरेमनी में बैठा हर एक प्रेस का बंदा अगले दिन के अखबार में इस सब का चीरहरण करने के लिए तैयार था। पर अगली सुबह आने पर जब अखबार निकले तब किसी एक में भी इसका जिक्र तक नहीं था, क्योंकि उस दिन वो सेरेमनी खत्म होते ही शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान मैच, बॉल आउट वाला मैच। इसलिए रातों रात सारे आर्टिकल्स बदल दिए गए। एक ऐसा निर्णय जो वाकई में सही साबित होने वाला था, क्योंकि इसके 5 दिनों के अंदर युवे ने किया वो जिसे ललित ने स्टेडियम के साइडलाइंस पे खड़े रहकर लाइव देखा उन सक्सेस को और ऑडियंस के रिएक्शन को, और देखते ही देखते मानो उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन उनके सामने था, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अब कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल है या नहीं, ये जांचने का एक सिंपल सा मेजरमेंट होता है, व्यूअरशिप कितनी है। फिर वो स्टेडियम अटेंडेंस हो या टीवी व्यूअरशिप, जब तक व्यूअरशिप है तब तक आपका टूर्नामेंट जिंदा है। प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त लोग क्रिकेट देखने नहीं, भारतीय टीम को देखने आते थे। वही सुपरस्टार प्लेयर्स उसी टैलेंट के साथ जब रणजी में उतरते थे तब सिर्फ खाली सीटें उनका इंतजार किया करती थी। उस पर अब आप स्टेट टीम्स के बजाय सिटी टीम्स बनाना चाहते हो, मतलब अपने ऑडियंस पूल को और भी छोटा करना चाहते हो। अब हाँ, IPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स होने से फर्क जरूर पड़ेगा, पर किसी फॉरेनर को भारत में आकर गर्मियों में खिलाने के लिए उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, पैसे जो ललित के पास है नहीं। पर फिर जब ललित ने साउथ अफ्रीका में युवराज का वो तांडव देखा, तब उनके दिमाग में इस टूर्नामेंट के लिए एक नया सा पिच क्रिएट हुआ, एक क्रिकेटेनमेंट टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय गौरव बढ़ा सके। अब सुनने में बड़ा लगता है, बट आइडिया था बड़ा सिंपल। पिछले 2 सालों में अपनी इकोनॉमी करीब 9% से बढ़ रही थी, जिसने हमें दुनिया की दूसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया था। धीरे धीरे पूरी दुनिया की आंखें अब भारत की तरफ मुड़ रही थी, खास करके अपने नए नवेले अरबपतियों की तरफ, जिन्होंने अब दुनिया भर में फैलकर अलग अलग कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया था। भारतीय पब्लिक के लिए ये काफी गर्व की बात थी, और BCCI के मार्केटिंग हेड ललित इसी फीलिंग का इस्तेमाल करना चाहते थे। ये कोई मामूली सा टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का $multi-million टूर्नामेंट होना था, जो ना केवल NBA और EPL जैसे लीग्स को टक्कर दे, बल्कि दुनिया के सामने भारत की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बने। पर इससे आप लोगों को मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक बार वहां पिला पाते, पर आगे देखते रहने के लिए जरूरी था इस आइडिया का वो दूसरा हिस्सा, क्रिकेटेनमेंट। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक अनोखा मिलन। हर मैच एक 3 घंटे तक चलने वाला ड्रामा, जहां ना सिक्सेस की कमी होगी, ना ग्लैमर की, ना कंट्रोवर्सी की कमी होगी, ना एक्साइटमेंट की।
और फिर उस पर लगेगा बॉलीवुड का तड़का। ललित के अनुसार बॉलीवुड को आईपीएल में लाना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब जब ये कॉम्बिनेशन कुछ एड्स में ट्राई हुआ था तब उन प्रोडक्ट्स की सेल्स ने छप्पर फाड़ के रख दिया था। तो अब सोचिए जब वही दोनों 44 डेज तक चलने वाले इस आईपीएल नाम के रियलिटी शो में शामिल होंगे तब क्या होगा। बस इसी के मद्देनजर ललित ने किसी मैनेजमेंट सीईओ या एक्सपीरियंस टूर्नामेंट डायरेक्टर को ढूंढने के बजाय स्पोर्ट्स या क्रिकेट से दूर दूर तक का भी रिश्ता न होने वाले सुंदर रमन एक मार्केटिंग कंपनी के हेड को आईपीएल का सीईओ बना के रख दिया, जिनके साथ मिलकर ललित, उनकी सेक्रेटरी और टूर्नामेंट डायरेक्टर धीरज एक कंप्लीट मीडिया ऑफेंसिव छेड़ने वाले थे। हर दिन आईपीएल पर कोई रिपोर्ट, हर दिन किसी नए अरबपति की इन्वॉल्वमेंट, फिर अंबानी हो, टाटा या मित्तल, हर दिन मीडिया में कोई ना कोई नई अफवाह फैल जाती, जिसको क्लियर करने के लिए ललित फिर एक बार कैमरा के सामने आ जाते और आईपीएल की पब्लिसिटी शुरू। यहाँ तक कि ललित ने तो एक बार शाहरुख को जयपुर में चल रहे इंडिया पाकिस्तान मैच में जाकर होम शांति ओम का मार्केटिंग करने का आइडिया दिया, और फिर इससे उठी कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए ललित कैमरा पर आकर एक्सप्लेनेशन देते देते ये कही गए वो शाहरुख भी ना आईपीएल में काफी इंटरेस्टेड है। दिसंबर का महीना आने तक ललित का यह मीडिया ऑफेंसिव अपने चरम पर था और आईपीएल लोगों की जुबान पर, और इस पॉइंट पर उन्होंने अपने हुक्म का इक्का खेला। ना केवल भारतीय टीम के सारे सुपरस्टार्स आईपीएल में खेलने वाले हैं, बल्कि वो अपने होम टाउन के लिए खेल पाए, इसलिए उनको आइकॉन प्लेयर्स डिक्लेयर किया जाने वाला है। इन आइकॉन प्लेयर्स को ओनर्स ऑक्शन से पहले ही खरीद सकता है, यानी जो आगे जाकर मुंबई खरीदेगा वो सचिन को ऑक्शन से पहले ही बुक कर सकता है। इससे ना केवल ओनर्स को होम ग्राउंड्स पर क्राउड्स आने की गारंटी थी, पर उन प्लेयर्स की फैन बेसिस की लॉयल्टीज किसी और टीम के साथ नहीं बढ़ती। उस पर ललित सबको ये बात याद दिलाना नहीं भूले कि ऐसा कुछ भी दुनिया के किसी भी लीग में कभी भी देखा नहीं गया है। ये खास भारतीय सेंटिमेंटालिटी के लिए बनाया गया भारतीय इनोवेशन है, और इससे ललित अब तैयार थे अपने अगले कदम के लिए, क्योंकि ये लास्ट 3 महीनों का तामझाम जितना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिए था, उतना ही उनके अगले मकसद के लिए था। मकसद ब्रॉडकास्टर्स के आंखों में धूल झोंकने का। बीसीसीआई का सबसे बड़ा इनकम सोर्स तब भी और आज भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, जिस वजह से हर 5 साल में उनको लेकर जंग छिड़ जाती है। वही जंग जिसमें ललित ने $600 मिलियन लाकर खुद को प्रूव किया था, और जो अब अपने नए अनटेस्टेड अनप्रूवन प्रोडक्ट के लिए $1 बिलियन की मांग करने वाले थे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग के हर मैच के $7 लाख के सामने यहाँ $17 लाख की मांग की जा रही थी। तो सिर्फ प्रोडक्ट के जोर पर यह प्राइस मिलना नामुमकिन था। इसलिए वो आखिरी 3 महीनों का शोर, जिससे उनको उम्मीद थी कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए इतना सारा पब्लिक इंटरेस्ट देख कोई ना कोई ब्रॉडकास्टर प्रेशर में आकर उनको पर फिर जनवरी आते आते एक बात काफी क्लियर हो गई थी। उस वक्त वो अमाउंट उनको सिर्फ एक ही कंपनी दे सकती है। स्टार प्लस और निम्बस का बजट आईसीसी और इंडियन राइट्स पर उड़ चुका था। जियो 10 स्पोर्ट्स बैंड थे और बाकी सारे छोटे कंपनीज उस $590 मिलियन का बेस प्राइस सुनकर भाग गए। इसलिए आखिर में ललित की सारी उम्मीदें बस एक ही कंपनी पर आकर टिक गई थी। अब मजे की बात यह है कि उनको तो अभी पता नहीं था कि वो मछली खुद उनके जाल में फंसने के लिए बेकरार थी। वो मछली सोनी। 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट करने वाले सोनी को उनके प्राइवेट मार्केट रिसर्च से 2 चीजें पता चल चुकी थी। समय के साथ जैसे जैसे घरों में पैसे आ रहे थे, वैसे धीरे धीरे गांवों में टीवी फैलने शुरू हो गए थे, और इससे सारे चैनल्स की रूरल व्यूवरशिप धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब इन व्यूवर्स को क्रिकेट में इंटरेस्ट होना हो, पिछले 60 साल का बॉलीवुड गवाह था। मूवी स्टार्स को देखने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वही मूवी स्टार्स जो ललित आईपीएल में लाना चाहते थे, एंड में वैसा ही क्रिकेट बनाकर जैसे सोनी ने 2003 के वर्ल्ड कप के प्री एंड पोस्ट मैच शोज में बनाया था और टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे। तो सोनी के आंखों में ये एक नए खुलते मार्केट पर मोनोपोली जमाने का एक सुनहरा मौका था। ऐसा मौका जो वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। इसलिए बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद, उनको ज्यादा कंपटीशन ना होने के बावजूद, उन्होंने बेस प्राइस से करीब करीब दुगने का बिड किया, $1.026 बिलियन का। सोनी आईपीएल के वो राइट्स जीत चुकी थी। ललित का वो दाव कामयाब हो चुका था, और अब जब पूरी दुनिया की आंखें ललित पर थी, जब हर कोई उनके गुण गाते ही थक रहा था, तब उन्होंने ऐलान किया बीसीसीआई को लगी ये अकस्मात लॉटरी, इतनी मेहनत से कमाया वो सारा पैसा वो टीम्स में बांटने वाले। दिसंबर में उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था सेंट्रल फंडिंग का 60% और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 80% सीधा टीम्स को जाना था। भले ही पब्लिक में वो लाख झुटला दे, ललित को इस टूर्नामेंट का मकसद अच्छी तरह से याद था। आईसीएल का बीसीसीआई के एग्जिस्टेंस को होने वाला खतरा वो 1 मिनट के लिए भी नहीं भूले थे। इसलिए भले उनका नुकसान क्यों ना हो, भले उनको घाटे में क्यों ना जाना पड़े, आईसीएल को किसी भी हाल में रोकना जरूरी था। इसलिए ललित इस ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू को बस एक हथियार की तरह यूज करना चाहते थे। हथियार अपने अगले शिकार के लिए, स्पेसिफिकली चुने गए पोटेंशियल ओनर्स का शिकार। 4 महीने पहले आईपीएल प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली आईएमजी ने एक रिसर्च ड्राइव किया था। सवाल सिर्फ एक, पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो आईपीएल की एक टीम खरीदना चाहेंगे?
और जवाब 1200 अलग अलग बिजनेसेस, एसोसिएशंस और कॉर्पोरेशंस में एक भी कंपनी तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी इंडियन मार्केट में देखा ही नहीं गया था। उस पर कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंटरेस्टेड है या नहीं, ऑडियंस देखने वाली है या नहीं, इसमें से कुछ भी पता नहीं था। तो भाई कोई भी इन्वेस्टर इन पर भरोसा करे तो भी क्यों। और सवाल इनमें उसी का था, भरोसे का। धंधे का एक सिंपल सा उसूल है, जिसके साथ आपने 10 रुपए का भी धंधा न किया हो, उसको गलती से भी 100 रुपया मत थमाना। और यहाँ तो वो करोड़ों मांग रहे थे। इसलिए ललित इस पॉइंट तक आके एक बात अच्छे से जान चुके थे, उनको ओनर्स मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस उनके खुद के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में थे, यानी उन लोगों में जिन्होंने उनके साथ पहले बिजनेस किया हो, जो उनके प्रोडक्ट पे नहीं तो कम से कम उन पर भरोसा रख सके। उसमें भी ऐसे स्पेसिफिक लोग चाहिए थे जो फैमिली ओन बिजनेस रन करे, जो बोर्ड या शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो, जिस वजह से वो जब चाहिए तब जब चाहिए उसे पैसे दे सके। अब इनमें से कुछ तो काफी आसान थे। उस जयपुर वाले एपिसोड के बाद शाहरुख और 1987 के वर्ल्ड कप के मेन ऑर्गेनाइजर्स रह चुके अंबानी भाइयों को ये आईपीएल का पोटेंशियल साफ नजर आ रहा था, इसलिए उनको मनाने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी। पर बचे कुछ बाकी सबको ललित पर्सनली मिलकर उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया प्रपोजल पिच करने लगे। किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो किसी के लिए मार्केटिंग, किसी के लिए खुद का ब्रांड बढ़ाने का मौका तो किसी के लिए कनेक्शंस। बस इसी तरह से उन 3 महीनों में वो दुनिया के कोने कोने में फैले उनके हर एक कनेक्शन को जाकर मिले, और नतीजा पहले के ना से बढ़कर शायद, क्योंकि ललित के पास अब रेवेन्यू प्रूफ जरूर था और लोग उन पर भरोसा भी करते थे। पर अंत में डील ललित के साथ नहीं होनी थी, बीसीसीआई के साथ होनी थी, जो आखिरकार थी तो एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। क्या पता किस वक्त बदल दे। तो शायद इसी के डर से कोई भी बिजनेसमैन ललित को सीधा जवाब नहीं देना चाहता था। 5 महीनों तक धरती से आसमान हिलाने के बाद भी, ऐतिहासिक डील साइन करने के बाद भी ललित का वो सपना उनके आंखों के सामने चकनाचूर होता दिख रहा था। यहाँ दाव पर सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बीसीसीआई में बैठे उनके सारे प्रतिद्वंदी उन्हें नीचे खींचने का बस एक मौका ही ढूंढ रहे थे। उस पर अब भारत के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को इतने बड़े बड़े वादे करके फेल हो जाना। ललित ने इस टूर्नामेंट पर अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, तो अब हारना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। 24 जनवरी को जब टेंडर्स खुले, तब 90 कंपनीज का $10,000 का टेंडर ऑफर खरीदने के बावजूद आखिरकार एक्सेप्टेबल बिड्स थी 10। मोस्ट कंपनीज पीछे हट गए, बाकी टेक्निकल कारणों से बाद, और जो बचे थे वो 48 आवर्स के डेडलाइन के लिए लेट। तो आखिरकार आए सिर्फ 10, जिसमें से 3 ललित के फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स थे। राजस्थान रॉयल्स के मालिक उनके पत्नी के बहन के पति, कोलकाता के को-ओनर्स उनके बचपन के दोस्त, और किंग्स 11 के को-ओनर उनके बेटी के होने वाले पति। टीम ओनर्स और टूर्नामेंट मैनेजमेंट का एक ही परिवार से होना, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक परफेक्ट बॉम्ब था। ऐसा बॉम्ब जो कभी ना कभी जरूर फटता और अपने साथ ललित का करियर जालिए डूबता, और ये ललित को पता था। पर उसके बावजूद उन्होंने वो कदम उठाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आईपीएल को खड़ा करने के लिए उन्हें जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार थे। और नसीब से न केवल उन 3 बिड्स ने ऑक्शन में उनकी इज्जत बचाई, पर हर ओनर के लिए किए गए स्पेसिफिक पिचेस ने उन बिड्स के अमाउंट को एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर जाकर रख दिया। क्योंकि बिजनेस ओनर्स को आफ्टर ऑल अपने बिजनेस टारगेट्स अचीव करने थे, जिनके लिए उनको स्पेसिफिक शहर मिलने जरूरी थे। और जब ऐसे समय मीडिया में बार बार कंपनीज के प्रपोजल लीक होते हो, हर बार प्राइसेस को बढ़ाते हुए, तब सारे बिजनेसेस ने अग्रेसिवली बिड कर चाहिए वो शहर मिले इसकी गारंटी पाना जरूरी समझा। और नतीजा $731 मिलियन। कंपैरिजन के लिए गए साल जितने में ईपीएल का 115 साल पुराना क्लब बिका था, जिसमें 50 मिलियन का तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर था और उस पर एक वेल एस्टैब्लिश्ड टीम, उतने में मुकेश अंबानी ने सिर्फ मुंबई की टीम बनाने का लाइसेंस खरीदा था। इसलिए इसमें जरा सी भी ताज्जुब की बात नहीं थी कि पिछले 5 महीनों में जो ललित चिल्ला कर करने की कोशिश कर रहे थे, वो उन अरबपतियों के इस ऑक्शन ने रातों रात करके दिखा दिया। आखिरकार अगर अंबानी और माल्या जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वाकई में इस आइडिया में कुछ तो दम जरूर होगा, है कि नहीं? तो बस कल तक जो बीसीसीआई के इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को गालियां दे रहे थे, वो अचानक उनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रशंसा कर रहे थे। सोनी, जिन्हें 5 स्पॉन्सर्स मिलने में भी तकलीफ हो रही थी, अब उनके वहां बिडिंग वॉर चल रही थी। और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कल तक भारत के गर्मियों में क्रिकेट खेलने के आइडिया से भागे जा रहे थे, वो अब अचानक यहाँ आने के लिए डिस्परेट हुए जा रहे थे। और इससे आईपीएल का वो 6 महीने पुराना प्लान पूरा हो चुका था। पहले बड़ी बड़ी बातें करके हवा करो, इस हवा से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाओ, फिर लोगों का इंटरेस्ट दिखाकर ब्रॉडकास्टर को खींचो, ब्रॉडकास्टर्स का इन्वेस्टमेंट दिखा के ओनर्स को, ओनर्स का पैसा दिखाकर प्लेयर्स को, और सुपरस्टार प्लेयर्स की लाइन लगाकर पब्लिक को। बस, और उसका असर 1 जून 2008 को जब उस आईपीएल के फाइनल्स खेले गए, तब आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा क्राउड अटेंडेंस वाला ऑडियंस बन चुका था। उस पर उसे कुल मिलाकर 100 मिलियन लोगों ने घर से देखा था, जिसमें से 36% औरतें थी और मोस्ट 18 से 36 उम्र के बीच, जिससे सोनी एड्स रेवेन्यू में $650 मिलियन कमा चुका था। मतलब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का 65% बस एक ही सीजन में कमा लिया था।
कुल मिलाकर 180 दिनों में बीसीसीआई के कॉर्नर में छुपे एक छोटे से ऑफिस में बैठकर 4 लोगों ने एक ऐसे टूर्नामेंट को जन्म दिया था जिसने क्रिकेट के पॉपुलैरिटी को T20 के कंधों पर खड़ा रखकर एक पूरे नए जनरेशन को लुभाकर एक पुनर्जन्म दे दिया था। अब ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो गया, पर यहाँ मैं वो बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि ललित के वो आखिरी कुछ मूव्स थे तो आखिरकार, इसलिए जब वो घड़ा भरा उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी ये वाली स्टोरी थी। अगर आपको वो स्टोरी सुननी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे।